गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं निशा माइकल, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आज आपको कक्षा 2 विषय हिंदी प्रथम रचना प्रसून का पाठ 5, जिसका शीर्षक है संज्ञा, इस पाठ के अभ्यास कार्य को कराऊंगी। बच्चों, इस वीडियो के भाग 1 में हमने संज्ञा नामक पाठ को पढ़ा और उसे समझा था। इस वीडियो में हम पाठ 5 संज्ञा के अभ्यास कार्य को करेंगे। पाठ को शुरू करने से पहले आइए एक बार इस पाठ को दोहरा लें। सबसे पहले देखेंगे कि संज्ञा क्या होती है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा मन के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा मन के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे किताब, बंदर, घृणा, अप्पू घर आदि। क्या होती है बच्चों संज्ञा? किसी भी प्राणी का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी स्थान का नाम या मन के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे सुरेश, सुरेश किसी व्यक्ति का नाम है। किताब, किताब किसी वस्तु का नाम है। बंदर, बंदर किसी प्राणी का नाम है। घृणा, घृणा एक भाव का नाम है। और अप्पू घर, अप्पू घर एक स्थान का नाम है। तो ये सभी संज्ञा के उदाहरण हैं। तो क्या होती है संज्ञा? किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी स्थान का नाम अथवा मन के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम देखेंगे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? सबसे पहले देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। किसी भी विशेष प्राणी, स्थान अथवा वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह हमेशा एक वचन में होती है। जैसे दिल्ली, गंगा, हिमालय, अमर, कृष्ण, रामायण, चेतक आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा बच्चों वो होती है जब किसी भी विशेष प्राणी या स्थान का नाम लेकर उसके बारे में बताया जाता है, नाम लेकर उसे संबोधित किया जाता है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे, और इसमें विशेष क्या होता है? इसमें विशेष होता है कि ये हमेशा एक वचन में ही होती है। जैसे कुतुब मीनार दिल्ली में है। कुतुब मीनार दिल्ली में है, तो कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली। तो दिल्ली क्या हो गई? एक निश्चित स्थान का नाम है, एक निश्चित स्थान है। तो ये दिल्ली क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसी तरह से गंगा एक पवित्र नदी है। नदियाँ बहुत सारी होती है, लेकिन यहाँ पर गंगा, गंगा का नाम लेकर उसे संबोधित किया गया है। तो गंगा क्या है? गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरह से हिमालय, अमर, कृष्ण, रामायण, चेतक आदि, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नंबर 2 है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे लड़का, औरत, डाकिया, शेर, पेड़, पहाड़ आदि। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है बच्चों? ऐसा शब्द जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है
उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए लड़का, यहाँ पर लिखा है उदाहरण में लड़का, तो लड़का क्या है, यहाँ पर लड़के बहुत सारे होते हैं, यहाँ पर किसी एक लड़के के बारे में नहीं बात हो रही है, यहाँ पर लड़कों के पूरे समूह के बारे में बात हो रही है कि लड़का। इसी तरह से औरत, औरतें बहुत सारी होती हैं, कोई भी हो सकती है औरत, तो इसी तरह से औरत भी एक जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। डाकिया, डाकिये बहुत सारे होते हैं, किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन डाकिये के पूरे समूह के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो है डाकिया। तो डाकिया जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह से शेर, पेड़, पहाड़ आदि ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नंबर 3 है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, धर्म, दोष, शील, स्वभाव, अवस्था अथवा भाव आदि का बोध हो, वे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे गर्मी, सर्दी, दुख, सुख, बुढ़ापा, गरीबी, बचपन आदि। अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है बच्चों? भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जैसे जिन शब्दों से, ऐसे शब्द जिन शब्दों से किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु के गुण के बारे में, यानी कि उसकी उसके बारे में अच्छी बात, या उसके दोष के बारे में, यानी कि उसके बारे में कोई बुरी बात, या फिर उसके स्वभाव या अवस्था आदि का बोध होता है, तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसे ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम छू सकते हैं, हम सिर्फ उसे अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसे भाव जो हमारे मन के अंदर आते हैं, जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। अभ्यास कार्य, पहला अभ्यास है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति, ये आपके मौखिक प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है क, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? उत्तर है किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है ख, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? उत्तर है संज्ञा 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अगला अभ्यास है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपके लिखित प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है क, संज्ञा के 4 उदाहरण लिखिए। संज्ञा के 4 उदाहरण लिखिए। यहाँ आपको संज्ञा के 4 उदाहरण लिखने हैं। उत्तर लिखेंगे महात्मा गांधी, पंखा, ताजमहल, आश्चर्य। महात्मा गांधी, पंखा, ताजमहल, आश्चर्य। अगला प्रश्न है ख, अपनी पसंद के 4 खेलों के नाम लिखिए। अपनी पसंद के 4 खेलों के नाम लिखिए। उत्तर लिखेंगे क्रिकेट, लूडो, कैरम, बास्केटबॉल। क्रिकेट, लूडो,
कैरम, बास्केटबॉल। अगला अभ्यास देखेंगे, चित्र पहचान कर नाम लिखिए। यहाँ आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, आपको उनको उस चित्र को पहचानना है और उसका नाम लिखना है। पहला चित्र जो आपको दिया गया है वो है हिमालय का। पहले चित्र के नीचे लिखेंगे हिमालय, हिमालय। अगला चित्र है विद्यालय। अगला चित्र विद्यालय का है तो लिखेंगे विद्यालय। अगला चित्र है बगीचा, बगीचा। अगला है जहाज, यहाँ लिखेंगे जहाज। अगला है घर, घर। और अगला चित्र है लड़का, लड़का। अब हम अगला अभ्यास देखेंगे। अगला अभ्यास है बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। नंबर 1 पर है, निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा पर राइट लगाइए। यहाँ क्या करना है, यहाँ पर जो भी जातिवाचक संज्ञा वाले शब्द हैं उन शब्दों पर राइट लगाना है। नंबर 1 पे है क कक्षा, ख सुरेश, ग दोस्ती। इन तीनों शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा है कक्षा। कक्षा के सामने राइट लगाएंगे कक्षा। नंबर 2 पर है क पर्वत, ख शैलजा, ग गंगा। इन तीनों शब्दों में जातिवाचक संज्ञा है पर्वत, क पर्वत। तो पर्वत के सामने वाले बॉक्स में राइट लगाएंगे। फिर नंबर 2 पर है, निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा पर राइट लगाइए। अब इन शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा पर राइट लगाने हैं। नंबर 1 है क मायावती, ख सैनिक, ग लड़की। मायावती, सैनिक, लड़की। इन तीनों शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है मायावती। क मायावती के सामने राइट लगाएंगे। नंबर 2 पर है क हिमालय, ख भीड़, ग मित्रता। इन तीनों शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है क हिमालय। तो क हिमालय के सामने राइट लगाएंगे। अगला है नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा पर राइट लगाइए। नंबर 1 क ताजमहल, ख फूल, ग बचपन। ताजमहल, फूल, बचपन। इन तीनों शब्दों में से भाववाचक संज्ञा है ग बचपन। ग बचपन के सामने राइट लगाइए। नंबर 2 पर है क बच्चा, ख उदासी, ग बूढ़ा। इन तीनों शब्दों में से भाववाचक संज्ञा है ख उदासी। ख उदासी के सामने राइट लगाइए। अब हम अगला अभ्यास देखेंगे, रचनात्मक गतिविधियाँ। रचनात्मक गतिविधियाँ, चित्रों के नाम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ आपको एक वाक्य दिया गया है, उसमें एक रिक्त स्थान दिया गया है। आपको चित्र देखकर उस चित्र का नाम इस रिक्त स्थान के अंदर भरना है। यह डैश है, यह डैश है। और चित्र दिया गया है हिरन, तो यहाँ आएगा
यह हिरन है। यह हिरन है। अगला है यह डैश है। यह डैश है। यहाँ पर आएगा कमल, क्योंकि यहाँ पर कमल का चित्र दिया गया है तो इसमें आएगा कमल। यह कमल है। यह कमल है। अगला है यह डैश है और चित्र दिया गया है शेर का, तो इसमें लिखेंगे शेर। यह शेर है। यह शेर है। अगला है यह डैश है और यहाँ पर चित्र है किताब का, तो इस खाली स्थान में लिखेंगे किताब। यह किताब है। यह किताब है। अगला है घर में पाई जाने वाली कुछ वस्तुओं के नाम नीचे दिए गए हैं। उनमें से घर के अतिथि कक्ष, रसोई घर, पढ़ने के कमरे तथा स्नान घर में पाई जाने वाली वस्तुएं अलग अलग छांटकर लिखिए। इस अभ्यास में आपको क्या करना है कि यहाँ आपको कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं और आपको उन वस्तुओं के नाम, वो वस्तुएं कहाँ रखी जाती हैं, अतिथि कक्ष में, रसोई घर में, पढ़ने के कमरे में या स्नान घर में। जो वस्तुएं जहाँ रखी जाती हैं वो उसके आपको नाम लिखने हैं। यहाँ पर आपको 4 कॉलम दिए गए हैं। पहला है अतिथि कक्ष, दूसरा है रसोई घर, तीसरा है पढ़ने का कमरा और चौथा है स्नान घर। और यहाँ पर शब्द दिए गए हैं गैस का चूल्हा, पुस्तकें, सोफ़ा, शीशा, कालीन, फ्रिज, फूलदान, बर्तन, मेज, साबुन, टूथपेस्ट, कुर्सी। सबसे पहला जो शब्द है वो है गैस का चूल्हा। गैस का चूल्हा हम कहाँ रखते हैं बच्चों? यस, रसोई घर में। तो गैस का चूल्हा को लिखेंगे हम रसोई घर वाले कॉलम में, जहाँ पर हेडिंग है रसोई घर, उस हेडिंग के नीचे लिखेंगे गैस का चूल्हा। अगला शब्द है पुस्तकें। पुस्तकें हम कहाँ रखते हैं? पढ़ने का कमरा। पुस्तकें को लिखेंगे हम पढ़ने का कमरा में। फिर है सोफ़ा। सोफ़ा हम लिखेंगे अतिथि कक्ष में, क्योंकि सोफ़ा हम अतिथि कक्ष में रखते हैं, तो सोफ़ा हम लिखेंगे अतिथि कक्ष में। फिर है कालीन। कालीन भी हम लिखेंगे अतिथि कक्ष में, क्योंकि कालीन हम अतिथि कक्ष में ही बिछाते हैं, तो कालीन भी लिखेंगे अतिथि कक्ष में। अगला है फ्रिज। फ्रिज को लिखेंगे हम रसोई घर में। फ्रिज को लिखेंगे रसोई घर में। फिर है फूलदान। फूलदान को भी लिखेंगे हम अतिथि कक्ष में। फूलदान हम अतिथि कक्ष में ही रखते हैं, तो इसे लिखेंगे फूलदान को अतिथि कक्ष में। अगला है बर्तन। बर्तन हम रखते हैं रसोई घर में, तो बर्तन शब्द लिखेंगे रसोई घर वाले कॉलम में, बर्तन। अगला है मेज। मेज हम रखते हैं पढ़ने का कमरा में। जहाँ पर पढ़ने का कमरा होता है वहाँ पर हम मेज रखते हैं, तो इसे लिखेंगे पढ़ने का कमरा वाले कॉलम में मेज। फिर है साबुन। साबुन कहाँ रखते हैं? स्नान घर में, तो इसे लिखेंगे स्नान घर वाले कॉलम में साबुन। साबुन को लिखेंगे स्नान घर वाले कॉलम में। अगला है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट भी हम स्नान घर में रखते हैं, तो इसे भी लिखेंगे स्नान घर में। टूथपेस्ट लिखेंगे स्नान घर में। और आखिरी शब्द है कुर्सी। कुर्सी शब्द को हम लिखेंगे पढ़ने का कमरा में। पढ़ने का कमरा में। एक बार फिर से देखेंगे बच्चों,
अतिथि कक्ष में लिखेंगे सोफ़ा, कालीन, फूलदान। सोफ़ा, कालीन, फूलदान। रसोई घर में गैस का चूल्हा, फ्रिज, बर्तन। गैस का चूल्हा, फ्रिज, बर्तन। पढ़ने का कमरा में पुस्तकें, मेज़, कुर्सी। पुस्तकें, मेज, कुर्सी। और स्नान घर में शीशा, साबुन, टूथपेस्ट। शीशा, साबुन, टूथपेस्ट। तो बच्चों, ये थे आपके पाठ 5 के अभ्यास। अब मैं आपको गृह कार्य दूंगी। सभी विद्यार्थी पाठ को याद करेंगे। धन्यवाद।